आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 21वां परिच्छेद, मजिस्ट्रेट, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेरा मामला जब शुरू हुआ तब कोतवाल साहब ने हाकिम के आगे खड़े होकर यों कहा, हुजूर, इस औरत के जिन तीनों फल्गु वगैरह हरवाहों के हाजिर करने का हुक्म हुजूर ने दिया था, वे कल रात को कानपुर की कोतवाली में मर गए। वे तीनों सिर्फ 2 दिन के बुखार में कूच कर गए, इसलिए अब उनका हाजिर करना गैर मुमकिन है। हाँ, रसूलपुर गांव के रामदयाल वगैरह 6 चौकीदार हाजिर हैं। ये सुनकर मजिस्ट्रेट ने उन 6 को अपने सामने बुलाकर उन सबों का बयान लिया। मजिस्ट्रेट के सामने भी उन रामदयाल वगैरह 6 ने अपने बयान में वे ही बातें कहीं जो रसूलपुर के थाने पर पुलिस के अंग्रेज अफसर के सामने कही थी। इसके बाद हाकिम ने मेरी ओर देख कर यूं कहा, दुलारी, तुम्हारा 2 किस्म का बयान मेरे आगे है। अब तुम ये बतलाओ कि उन दोनों में कौन सा सच्चा और कौन सा झूठा है। ये सुनकर मैंने कहा, हुजूर, ये बात तो मैं गरीब परवर के सामने कह चुकी हूं कि मेरा वही बयान सच्चा है जो कि मैंने रसूलपुर के थाने पर अंग्रेज अफसर के सामने लिखाया था। उसके अलावे कानपुर की कोतवाली में मैंने अपना कोई बयान नहीं लिखवाया है। कोतवाल साहब ने जो कागज पेश किया है और जिस पर मेरे अंगूठे की छाप है, वो किस किस्म का कागज है, ये बात भी मैं हजरत सलामत के सामने कह चुकी हूं। मेरा तो यही कहना है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, इसलिए हुजूर दया करके मुझ अनाथ और निरपराध लड़की को छोड़ दें, क्योंकि बेकसूर को दंड देना न्यायी हाकिम का काम नहीं है। मेरी बात सुनकर हाकिम ने मेरी ओर करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और यूं कहा, दुलारी, ये बात तो तुम जानती ही हो कि 7 खून हो चुके हैं। मैं बोली, हाँ हुजूर, ये बात मैं जानती हूँ। हाकिम, और ये बात भी तुमने मंजूर की है कि हिरवा नाऊ का गला तुमने घोंटा। मैं बोली, लेकिन मेरा इरादा खून करने का तो था नहीं। हाकिम, सुनो दुलारी, तुमसे जितना सवाल किया जाए तुम उसका ठीक ठीक उतना ही जवाब दो। मैं, बहुत अच्छा। हाकिम, तो हिरवा की जान तुम्हारे ही हाथ से गई ना? मैं, हाँ साहब। हाकिम, ऐसी हालत में तुमको खून करने के जुर्म में क्यों ना सजा दी जाए? मैं, हजरत, यहां पर यह भी तो विचारना चाहिए कि उस समय मेरे चित्त की क्या अवस्था थी। क्या उस समय की अपनी दशा का हाल मैंने अपने बयान में नहीं कहा है? हाकिम, कहा तो है, मगर इन 7 खूनों का इल्जाम तुम पर लगाया गया है। ऐसी हालत में मैं किस तरह तुम्हें छोड़ सकता हूं? मैं, तब फिर आपके जो जी में आवे सो आप करें, क्योंकि आप हाकिम हैं और मैं एक महातुच्छ और अनाथ लड़की हूं। ऐसी अवस्था में भला मैं आपकी मर्जी के खिलाफ क्या कर सकती हूं? ये सुनकर हाकिम ने मुझसे कहा, दुलारी, तुम अगर चाहो तो अपनी तरफ से किसी वकील या मुख्तार को खड़ा कर सकती हो। इस पर मैंने यों कहा, मेरे पास इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर बिना पैसा लिए कोई वकील या मुख्तार मेरे वास्ते कैसे खड़ा हो सकता है? हाकिम ने कहा, नहीं, पैसे रुपए की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो सरकार की तरफ से मुफ्त में तुमको वकील मुख्तार मिल सकते हैं। मैं बोली, नहीं हुजूर, इसकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समझती, क्योंकि वकील मुख्तार दिन को रात और रात को दिन या सच को झूठ और झूठ को सच थोड़े ही कर देंगे। ऐसी अवस्था में झूठ मूठ में किसी वकील या मुख्तार को खड़ा करके अदालत का व्यर्थ समय नष्ट करना नहीं चाहती। हाँ, अगर हुजूर हुक्म दे तो मैं हजरत सलामत से कुछ पूछूं? ये सुनकर हाकिम ने कहा, तुम जो कुछ पूछना चाहो बेखौफ पूछ सकती हो। ये सुनकर मैं बोली, इस खून की तहकीकात में ये बात साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है कि मेरे घर की सारी चीज वस्तु गायब हो गई है। क्यों, ये तो ठीक है ना? हाकिम,
हाँ, ऐसा ही तो जाहिर हुआ है। मैं, तो कौन शख्स मेरे घर की सारी चीजें लूट ले गया? हाकिम, ये मैं नहीं बतला सकता, क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ है। मैं, अच्छा, कोतवाल साहब ने वो जो मेरे अंगूठे की छाप लगा कागज पेश किया है, उसमें एक ही तलवार का जिक्र है, पर उस कोठरी में से जिसमें कि चार चार लाशें पाई गई थीं, कै तलवारें बरामद हुई हैं? मेरी ऐसी बातें सुन हाकिम ने कोतवाल साहब की ओर देखकर उनसे यूं पूछा, क्यों साहब, उस कोठरी में कै तलवारें पाई गई? इस पर कोतवाल साहब ने यूं कहा, हुजूर, उस कोठरी में चार तलवारें बरामद हुई थीं। हाकिम, मुझसे तुमने अपने सवाल का जवाब पाया ना? इस पर मैंने कहा, अच्छा हुजूर, अब आप ही न्याय कीजिए कि जिस कागज में मेरे अंगूठे की छाप लग रही है वो कैसे सच्चा समझा जा सकता है, क्योंकि उस अंगूठे की छाप वाले पर्चे में तो सिर्फ एक तलवार का जिक्र है, मगर उस खून वाली कोठरी में से चार तलवारों का पाया जाना हुजूर के सामने अभी कोतवाल साहब ने मंजूर किया है। क्या इतनी बड़ी भूल, कोतवाल साहब की भूल का फायदा मैं नहीं उठा सकती? ये सुनकर मजिस्ट्रेट साहब ने कोतवाल साहब की ओर देखा, जिस पर उन्होंने यों कहा कि हुजूर, मैं एक पुराना कारगुजार मुलाजिम हूं और इस लड़की के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर भला मैं इसे नाहक फंसाने की नीयत से कोई बेजा कार्रवाई क्यों करूंगा? बस मेरे आगे जो कुछ बयान इस नौ उम्र औरत ने दिया वही ज्यों कहते हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। अब रही तलवार की बात, सो उसके बारे में ये अर्ज है कि वे चारों तलवारें इसके मकान से लाई जाकर कोतवाली में रखी हुई हैं और रजिस्टर में दर्ज भी की जा चुकी हैं। हाँ, इसमें उनका जिक्र करना रह गया। कोतवाल के चुप होते ही मैंने हाकिम की ओर देख कर यूं कहा, लेकिन ये गलती जरूर हुई है कि उन चारों तलवारों का जिक्र इजहारों की मिसल में दर्ज होना रह गया, जिसका फायदा मुझे होना चाहिए। मेरी इस बात को सुन और कुछ देर तक चुप रहकर हाकिम ने मुझसे यूं कहा, खैर, तुमको और क्या कहना है? मैंने कहा, हुजूर, जरा इस बात पर गौर तो किया जाए कि जिन कालू वगैरह हथियार बंद लुटेरों ने मेरा सारा घर लूट लिया, उन्हें भला मैं अकेली क्यों कर मार सकती थी? हाकिम, चालाक औरतों ने अक्सर धोखा देकर खून कर डाले हैं, क्योंकि इज्जत आबरू के बचाने का एक ऐसा ख्याल औरतों में हुआ करता है जिस ख्याल की वजह से वे औरतें भारी से भारी काम कर डालने की ताकत पा जाती हैं। ये सुनकर मैं बोली, अच्छा, इस बात पर तो ध्यान दिया जाए कि अपने घर में हुए उन पांच पांच खूनों की इत्तला करने के वास्ते मैं खुद रसूलपुर के थाने पर गई थी। अब यहां पर यह सोचने की बात है कि अगर मैं ही खूनी होती तो खून की इत्तला करने जाती या अपनी जान बचाने के लिए कहीं भाग जाती? हाकिम, अक्सर चालाक और दिलेर खूनी अपने कसूर को किसी और पर मढ़ देने की गरज से अपने किए हुए खून की इत्तला करने खुद थाने पर पहुंच जाया करते हैं, मगर जब उनकी सारी कारस्तानी का भंडा फूट जाता है तो वे आखिर में लाचार होकर अपने कसूर को अदालत के सामने कबूल करते हैं और सजा पाते हैं। बस, अगर तुम भी कहीं भाग गई होती तो फौरन या देर में जरूर ही पकड़ी जाती और सजा पाती। तुमको ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि गवर्नमेंट की अमलदारी में कसूर करके कोई भी मुजरिम ज्यादा दिन तक लुक छिपकर अपने तई हरगिज नहीं बच सकता। बस एक ना एक दिन वो जरूर ही पकड़ा जाता है और सजा पा जाता है। ये सुनकर फिर मैंने ये पूछा, अच्छा, ये तो बतलाया जाए कि रसूलपुर के चौकीदारों ने अपने बयान में ये कहा है कि मेरी यानी मुझ दुलारी की बैलगाड़ी पर सवार होकर अब्दुल्ला थानेदार हींगन चौकीदार के साथ मेरे गांव की ओर गया था। क्यों, ये तो ठीक है ना? हाकिम, हाँ, ये सही है। मैं, तो फिर मेरी वो गाड़ी या बैलों की जोड़ी क्या हुई? हाकिम, ये मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, पर गवाहों की गवाही से ये बात साबित हो गई है कि अब्दुल्ला दौलतपुर गांव में इक्के पर चढ़ा हुआ पहुंचा था और वहां से रसूलपुर गांव में जब वो रात को वापस आया था तब भी वो इक्के ही पर सवार होकर आया था। क्यों, ये भी ठीक है ना? हाकिम, हाँ, ये भी सही है। मैं, तो इससे ये बात साफ तौर पर जाहिर हो सकती है कि मेरी गाड़ी और बैलों की जोड़ी अब्दुल्ला ने ही कहीं रास्ते में टरका दी होगी। हाकिम, ये मैं नहीं कह सकता। मैंने फिर कहा, हुजूर, एक बात और भी है, और वो ये है कि रसूलपुर के चौकीदारों ने अपने बयान में ये कहा है कि जब थानेदार लौट आए और खाना पीना खाकर शराब पीने लगे तब उन्होंने हम छहों चौकीदारों को ये हुक्म दिया कि अब तुम सब अपनी कोठरी में जाकर आराम करो, क्योंकि अब मैं उस कैदी औरत का इजहार लूंगा और उससे उन खूनों को कबूल कराऊंगा। इससे मुमकिन है कि वो औरत खूब शोरगुल मचावे, मगर तुम लोग उसकी चीख चिल्लाहट सुनकर यहां मत आना और अपनी कोठरी में ही रहना।
यहां मेरे पास सिर्फ ईंगन रहेगा। क्यों हुजूर, ऐसा ही इजहार है ना? इस पर हाकिम ने कहा, हाँ ये सही है। मैं बोली, तो क्यों हुजूर, उस थानेदार की उन बातों से क्या उसकी बुरी नीयत का पता नहीं लग सकता? हाकिम, शायद। मैंने कहा, मैं तो यही समझती हूं कि उस थानेदार ने मेरी गाड़ी और बैलों की जोड़ी को भी गायब किया और मेरा धर्म भी बिगाड़ना चाहा। हाकिम, अच्छा फिर? तब मैंने हाथ जोड़कर यों पूछा, हुजूर, यद्यपि अब्दुल्ला और हींगन को मैंने खुद कभी नहीं मारा है, वरन मैंने तो खून खराबा करने से हींगन को भी रोका था, जैसा कि मैं अपने बयान में कह आई हूं। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि अपने धर्म बचाने के लिए मैंने उन दोनों बदकारों को मारा या मरवा डाला, तो इसमें क्या बुरा किया? क्योंकि स्त्रियों के पास सतीत्व से बढ़कर कोई धन नहीं है, और फिर ये धन भी ऐसा विचित्र है कि यदि एक बेर ये लुट जाए तो जीते जी फिर कभी नहीं मिल सकता। बस गया सो गया। ऐसी हालत में अपने अनमोल सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए स्त्रियां ना जाने क्या कर डालती हैं। मेरी इन लंबी चौड़ी बातों को सुनकर हाकिम ने कहा, अब ये बात तुम जज साहब के आगे कहना। भला इतने ऐंच पैंच के साथ तुमने खून करना मंजूर तो किया। खैर, तुम्हें अब दौरे सुपुर्द करता हूं। वहां पर जज साहब के आगे जो कुछ तुमको उज्र करना हो सो करना, क्योंकि मैं तुमको बेकसूर छोड़ देने की ताकत नहीं रखता। ये सुन और घबरा कर मैंने कहा, अरे धर्मावतार, भला मैंने खून करने की बात कब सकारी? अजी साहब, मैं तो वहां से भी नहीं भागी थी, और उन दोनों के कट मरने पर भाग जाने के मौके को हाथ में आया हुआ समझकर भी मैं वहां से नहीं भागी थी, और खुद उन चौकीदारों के पास जाकर मैंने उन दोनों के कट मरने की बात कही थी। हाकिम ने कहा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इस पर मैंने खूब जोर से चिल्लाकर कहा, मत सुनो, तुम मुझे अनाथ निरपराधनी की बात मत सुनो। पर जो हमारे तुम्हारे बल्कि सारे जहान के घट घट में छिपा हुआ बड़ा हाकिम है, वो जरूर बेकसूर की पुकार सुनेगा। पर इस बात का जवाब दिए बिना ही हाकिम ने मुझे वहां से हटाने का हुक्म दिया, और कई सिपाही मुझे अपने घेरे में करके वहां से चलते बने। कचहरी के बाहर जब मैं निकली तो मेरे कानों में दो आदमियों की कही हुई ये बातें पहुंची। एक ने कहा, वाहरी औरत, इसने क्या ही माकूल बहस की है। अगर ये पढ़ी लिखी होती तो अच्छे अच्छे वकीलों के कान काटती। इस पर दूसरे ने कहा, तो खैर मनाओ कि तुम्हारे कान कटने से बच गए। ये सब बातें मेरे कानों को सुनाई तो दी, पर मैंने आंखें घुमाकर ये न देखा कि वे बातें किन दो शख्सों में हुई थी। निदान मैं फिर जेल खाने पहुंचाई गई, और कई दिनों तक वहीं पड़ी पड़ी अपने खोटे नसीबे को कोसती रही। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का 21वां परिच्छेद, मजिस्ट्रेट, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।